नमस्कार साथियों, श्रीकांत इतिहास की एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का इतिहास का टर्न है। टर्न का मतलब कि जैसे मैंने बताया जीएस में एक दिन इतिहास चलेगा, एक दिन संविधान चलेगा। संविधान का मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। बाकी समीक्षा अधिकारी हिंदी में मैंने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन को भी बनाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर तो चलता ही रहेगा, क्वेश्चन भी जाएगा तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ में आएगा। हालांकि जैसे संविधान में 1935 तक का हो चुका है, तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो एक्ट आया था वो बचा है। तो जो 1773 से लेके 1947 तक के संविधान में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं बना रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 150 क्वेश्चन के करीब में है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए मेरे ऊपर। और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रहती इस वजह से, लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारा इतिहास का क्या रहेगा, खिलजी वंश तक हो चुका है, मैंने बता दिया था। खिलजी वंश में क्या हुआ था, जो अंतिम थे मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, वो 1316 से 1320 तक रहते हैं। इनका एक सेनापति रहता है खुसरो शाह, जो प्रमुख रहता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको खुसरो शाह भी मिलेगा, ठीक है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। इनके भी विषय में मैंने बताया था कि इन्होंने खुद को स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, एकमात्र शासक थे, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इनके विषय में एक दो ही चीजें होती हैं, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, और दूसरी बात बरनी ये बताता है कि कभी कभी ये दरबार में नग्न अवस्था में दौड़ते हैं, नग्न अवस्था में दौड़ते हैं, या महिलाओं के जैसे वस्त्र पहन के दौड़ते हैं। ये इनकी विशेषता है, महिलाओं के जैसे वस्त्र पहनकर, ये बरनी बता रहा है, पहनकर दौड़ते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया था, यानी कि मुबारक शाह खिलजी ने, या खुसरो शाह जो था वही प्रमुख था, वही मुबारक शाह खिलजी को समाप्त करके शासक बनना चाहता था। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, जो ये वाली सीमा है, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है हो गया, ठीक है, ये वाली जो सीमा है, ठीक है, यहाँ पे खास करके ये जो मंगोल आते थे, मंगोल आक्रमण करते थे खास करके पंजाब मुल्तान के क्षेत्र में, तो यहाँ का इसने सूबेदार नियुक्त किया था, किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ये जो शासक हैं, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक एक शासक रहता है। एक्चुअली गयासुद्दीन तुगलक का बाप रहता है मलिक तुगलक या कुछ ऐसे रहता है, जो कि बलबन का गुलाम रहता है, ठीक है। बाद में फिर उसको गुलामी से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि उसका लड़का ये गयासुद्दीन तुगलक रहता है, होशियार रहता है, शासन में सम्मिलित रहता है। जो शासक रहते हैं इसको उत्तर पश्चिम में भेज देते हैं। इसने मंगोलों से लगभग 29 लड़ाइयां लड़ी थी, 29 ऐसा कहा जाता है, 29 लड़ाइयां लड़ी थी, और इसको मंगोलों के खिलाफ युद्ध करने का जबरदस्त अनुभव था। गयासुद्दीन तुगलक को मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ने का जबरदस्त अनुभव था, और 29 ऐसा कई जगह पे मिलता है, अब उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई बहुत विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मंगोलों के विरुद्ध ये लड़ाइयां जबरदस्त लड़ता था, क्योंकि ये हर समय उत्तर पश्चिम में ही मंगोलों के विरुद्ध इसलिए लड़ता था क्योंकि इसको वहीं पे तैनात किया गया था, ठीक है। तो ये वहां से चलता है। इसके बाद खुसरो शाह को मार और के मुबारक शाह खिलजी 1320 में खत्म हो जाते हैं, और ये 1320 में, सितंबर 1320 में शासक बन जाता है, ठीक है। तो खिलजी वंश का एक नया शासक बनता है, और दिल्ली में एक नए वंश की, खिलजी वंश की स्थापना हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आज का हमारा पॉइंट ही है क्या, खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश में भी वो खिलजी वंश नहीं, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, पता नहीं क्यों वो खिलजी वंश दिमाग में घूम रहा है, तुगलक वंश। तो आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश।
तुगलक वंश को भी बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये भी जनजाति रहती है, पर जो भी जैसा हो आपके लिए वो बहुत मुद्दे की बात नहीं है। तुगलक वंश का शासन कब से कब चलता है? लगभग 1320 से 1414 तक। सबसे ज्यादा सल्तनत काल में शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो वो तुगलक वंश है। ठीक है, ये आपको पता ही है। सबसे ज्यादा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, बल्कि सबसे ज्यादा सल्तनत काल में शासन करने वाला, क्योंकि ये प्रश्न आता है, करने वाला वंश तुगलक वंश ही है। ठीक है, तुगलक वंश ही है। ठीक, ये तो हो गई इसकी एक विशेष बात। दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ ऐसा बहुत नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटा सा टर्म रहता है गयासुद्दीन तुगलक का, और 1320 में ये सितंबर के इर्द गिर्द में शासन संभालते हैं, तुगलक वंश की नींव डालते हैं। हाँ, ये अन्य जैसे अलाउद्दीन खिलजी रहता है या बलबन रहता है, उससे थोड़ा सा दयालु रहता है। ठीक है, ऐसा ही इतिहासकार बर्नी आदि लोगों ने बताया है, जो उसके दरबारी इतिहासकार हैं उन लोगों ने बताया है। इसकी प्रमुख बात क्या होती है कि ये, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि जितने अमीर हैं, जितने भी उसके साम्राज्य में लोग रहते हैं, सबसे पैसा जमा करवा लेता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो बकाया रहता है, या एक प्रकार से सारी साम्राज्य की भूमि हो जाती है, और किसी के पास में कुछ, अमीरों के पास में कुछ भी नहीं बचता। इवन कि अमीरों को शादी ब्याह भी अगर अपने घर में करना पड़ता था अलाउद्दीन के समय में, तो क्या सरकार से, यानी कि साम्राज्य से पूछ के वो सब करते थे। इतना कड़ा प्रतिबंध था। इसने वो सब काम नहीं किया। अमीरों की जमीनें उन्हें लौटा दी, जो गुलाम थे, जो कहीं के सूबेदार थे, उनकी जमीनें इसने वापस कर दी। तो इसने अमीरों की जमीनें वापस कर दी, अमीरों की, और अमीरों को एक प्रकार से स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, जो इसके समय की विशेष बातें हैं मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक, समझने के लिए। फिर ये क्या करता है? फिर ये करता है कि ये सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक होता है जो किसानों के लिए बहुत काम करता है। यानी कि जो इसके साम्राज्य की भूमि होती है, ये भूमि की पैमाइश भी पहली बार करवाता है। अगर सही से देखा जाए तो सल्तनत काल का ये पहला सुल्तान रहता है जो भूमि की पैमाइश यानी भूमि की नाप भी करवाता है। ठीक है, इसकी एक खूबी है। दूसरा इसका क्या है, इसने खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए कर इसने नहीं बढ़ाया, कर को कम कर दिया। बदले में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया, इसने नहरों का निर्माण करवाया, कुओं को खुदवाया, तालाबों को, बावड़ियों को, इन सब चीजों को, जहां जहां जैसे जो शब्द चलते थे ये सब किया। तो ये सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने नहरों की खुदवाई करवाई या नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, फिर इसके लिए क्या कहा जाता है, ये सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने डाक विभाग की विधिवत स्थापना की। डाक विभाग की विधिवत स्थापना की, यानी कि डाक विभाग को चाक चौबंद किया है, विधिवत स्थापना की। ठीक, बाकी मैंने बताया इससे संबंधित और कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे संबंधित एक बात और भी है कि इसका किसके साथ में, जैसे इसका जो विद्रोह चलता है तो इसका लड़का रहता है कौन, जौना खान या जूना खान, जौना खान या जूना खान, जिसको बाद में चल के आप देखेंगे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका लड़का रहता है, बड़ा लड़का रहता है। ठीक है, ऐसा किताबों में इतिहासकारों ने बताया है, कई कई जगह कुछ अलग अलग है। ठीक है, जौना खान या जूना खान इसका लड़का रहता है। यही जौना खान या जूना खान ने जो है गयासुद्दीन तुगलक की तरफ से मैक्सिमम विजय की थी। यानी कि जैसे दक्षिण में अगर आपको मैं बताऊं कि गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में 1321 में फिर से वारंगल के जो शासक रहते हैं प्रतापरुद्र देव, उनके खिलाफ जौना खान यानी जूना खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, क्योंकि वो
अलाउद्दीन के समय से ही, बाद से ही वार्षिक कर और देना बंद कर दिए थे। तो 1321 में वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल पर आक्रमण किया किसने किया? जौना खान ने, यानी कि मोहम्मद तुगलक जो बाद में बन जाएंगे, जौना खान ने। ठीक है, हरा देते हैं। शासक कौन रहता है? प्रताप रुद्रदेव। ठीक, फिर से जब ये चले जाते हैं जौना खान जीत ऊत के, वार्षिक कर फिर नहीं भेजते हैं। फिर 1323 में वारंगल पर फिर आक्रमण होता है, जूना खान ही करता है, और इस बार हरा के सल्तनत काल में पहली बार, ठीक है, पहली बार दक्षिण भारत के अगर राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है तो वो गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में होता है। ठीक है, तो 1313 ईस्वी में जूना खान जाता है, फिर से वारंगल पर आक्रमण करता है और जीत के इसको क्या कर लेता है? दिल्ली में मिला लेता है, दिल्ली में विलय कर लेता है, दिल्ली में विलय कर लेता है। ठीक है, तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में दक्षिण भारत के सबसे पहले राज्य वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। ये आपका हो गया पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। पहला क्या? 7वां 8वां प्रश्न कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही शासक के तौर पे वारंगल को दक्षिण भारत में मिला लिया, या दक्षिण भारत के पहले राज्य को मिला लिया। ठीक, तो ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित बात। एक बात और भी गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। जब ये विद्रोह करता रहता, विद्रोह को दबाता रहता है, ठीक है, तो ये 1325 में कहां पे जाता है? बंगाल और तिरहत में। 1325 में बंगाल पर ये आक्रमण करता है, बंगाल पर, और साथ में तिरहुत भी रहता है। ये तिरहुत उत्तरी बिहार वाला जो एरिया है उसको, लेकिन आप सीधे सीधे बंगाल जानिए। 1325 में बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक खुद आक्रमण करता है। ठीक है ना, स्वयं जाता है अपने छोटे बेटे के साथ में। ठीक है, और वहां के शासक को हरा के लौटता रहता है। ठीक है, लौटता रहता है। एक जगह है तुगलकाबाद पहुंचने के पहले, एक बात मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद की स्थापना की है। ठीक है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की है, और यही इसकी राजधानी हो जाती है, स्थापना की है। ये बेसिकली दिल्ली में ही है। कहां पे? कुतुब मीनार के पूरब में है, कुतुब मीनार के पूरब में है। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक करता है। ठीक है, यही तुगलकाबाद पहुंचने के पहले एक स्थान है अफगानपुर। अफगानपुर है। ठीक है, यही अफगानपुर में जौना खान ने, यानी कि मोहम्मद तुगलक ने, अपने पिता के लिए एक टेम्परेरी लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवाया था, या कह सकते हैं कमरा बनवाया था, बड़ा सा, या सामियाना कह दीजिए। लकड़ी का छोटा सा घर बनवाया था या कमरा बनवाया था, ठीक ठाक था, लकड़ी का था। और ये इतिहासकार बताते हैं, कहते हैं कि जब ये विजय करके अपने छोटे बेटे के साथ में आ रहा था, तो खाना पीना खाने के बाद जब ये बाहर निकल रहा था, ठीक है, उस सामियाने से, लकड़ी के घर से, ठीक है, तो वो लकड़ी का पूरा भरभरा के गिर पड़ता है, छज्जा गिर पड़ता है, और बाप बेटे की मृत्यु हो जाती है। हालांकि कई सारे इतिहासकार ने ये बताया है कि ये मोहम्मद तुगलक ही करता है, जौना यानी कि जौना खान करता है। उसको सत्ता की जल्दी होती है, इसलिए अपने पिता को ही मार डालता है, पर अन्य स्रोतों से इस बात के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी समय में जब ये बंगाल से वापिस आता है, बंगाल के अभियान से गयासुद्दीन तुगलक आता है, और अफगानपुर में, ठीक है, अफगानपुर में इसकी मृत्यु होती है, अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की। तो एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है।
ये भी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। दिल्ली अभी दूर है, इसको कहा जाता है इसको हनूज हनूज दिल्ली दूरस्थ, ऐसे ही कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत रहते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान पे गया रहता है तो ये वहां से एक ऑर्डर निकालता है कि जितने भी लोग का पैसा बकाया है, ठीक है, जिन्होंने भी शासन से पैसा लिया है वो सभी राजकोष में जमा कर दें। तो ऐसा कहा जाता है 5 लाख टंका के करीब, 5 लाख टंका के करीब में जो है निजामुद्दीन औलिया भी लिए रहते हैं। तो इन्होंने पैसा वापस देने से मना कर दिया, क्योंकि इनका निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि पैसा गरीबों में बढ़ गया है, ठीक है, गरीबों में बढ़ गया है। जब ये इन्होंने मना कर दिया निजामुद्दीन औलिया, तो बंगाल के ही अभियान पे ही गयासुद्दीन तुगलक इनको दंड देने की बात करता है कि दिल्ली पहुंच के हम इनको दंड देंगे। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि दिल्ली हनूज अभी दूरस्थ, ऐसे ही है, यानी कि उसका हिंदी अर्थ समझिए कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, कुल मिला के दिल्ली अभी दूर है, ठीक। तो इस वजह से जब अफगानपुर में मृत्यु हो जाती है तो इसको निजामुद्दीन औलिया के कथन से जोड़ा जाता है कि इन्होंने पहले ही कह दिया था, प्रसिद्ध सूफी संत हैं, और आकाशी बिजली एक गिरती है जिसकी वजह से अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक जहां रुके थे वो नष्ट हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और निजामुद्दीन औलिया की बात सही होती है। कुछ लोगों ने इस तरीके से इसको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये रहा गयासुद्दीन तुगलक की कहानी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में पहली बार सल्तनत में नहर का निर्माण करवाया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में पहली बार डाक विभाग की स्थापना सही से की जाती है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में पहली बार दक्षिण भारत के राज्य वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया है। और गयासुद्दीन तुगलक किस अभियान से लौटते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? तो बंगाल के अभियान से लौटते समय अफगानपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक लकड़ी का छोटा सा कमरा, बड़ा सा हाल बनवाया था जौना खान ने, आकाशी बिजली गिरती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया की वो बात जो उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो ये हो गया गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित। अब आते हैं हम लोग किससे? मोहम्मद बिन तुगलक। मार्च 1325 में जौना खान जो है, यानी जूना खान, इनका पूरा जो नाम है जूना खान या जौना खान, ठीक है, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभालते हैं, ठीक है, गद्दी संभालते हैं, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कुछ जान लीजिए। मोहम्मद तुगलक सल्तनत काल का सबसे शिक्षित सुल्तान है, सबसे योग्य सुल्तान है, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है, कवि सुल्तान है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से जितने शासक के गुण होने चाहिए सब मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में है, ठीक। ये भी कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने बताया, उसके दरबारी इतिहासकारों ने, कि मोहम्मद का बिन तुगलक के ही समय में जो सल्तनत की सीमा है वो सिर्फ बंगाल को छोड़ के, यानी पूरा बंगाल निकल जाता है उसके हाथ से। उसके अलावे मैक्सिमम दक्षिण भारत का, इधर पांडुंड को भी अगर थोड़ा सा बहुत छोड़ दीजिए तो वारंगल पहले ही आ चुका है गयासुद्दीन, उसके बाद भी वो आक्रमण करता है, चौहानों के क्षेत्र को लेता है, यानी राजपूतों के क्षेत्र। इस तरह से सल्तनत काल में ये बताया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कौन है अभी मैं आगे बताऊंगा। इब्न बतूता ने बताया है कि सुल्तान के, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 प्रांतों में उसका साम्राज्य बटा हुआ है। 23 प्रांतों में, यानी मोहम्मद तुगलक के समय में सबसे ज्यादा प्रांत हैं 23 प्रांत, ठीक है।
23 प्रांतों में मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य है, बटा है, यानी कि उसके साम्राज्य के अधीन 23 प्रांत हैं। ठीक है, तो इस मामले में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितना बड़ा है। इस बात की जानकारी इब्न बतूता देता है। इब्न बतूता भी जान ही लीजिए, 1333 ईस्वी में ये आता है। ठीक है, दिल्ली में आता है, मोरक्को का निवासी रहता है। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक, मोरक्को का निवासी रहता है, मोरक्को अफ्रीका में है। ठीक है, और ये दिल्ली आता है। दिल्ली में इसका स्वागत स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक करता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है, स्वागत स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक करता है और आगे चल के इसको दिल्ली का काजी बना देता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया इब्न बतूता से संबंधित। इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। ठीक है, जिसमें ये सारी जानकारी देता है। ठीक है, सब कुछ देता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इब्न बतूता को जो है इसने सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भी भेजा था, चीन में अपना दूत बना के भेजा था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब इसका पक्का प्रमाण है कि नहीं, ये इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है। ठीक है, तो इब्न बतूता से संबंधित मैंने आपको तुरंत बता दिया कि इब्न बतूता ही बताता है कि मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा है, यानी कि मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सल्तनत काल में सबसे ज्यादा है। ठीक, दूसरी बात, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आता है, मोरक्को का निवासी रहता है। मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक इब्न बतूता का स्वागत खुद करता है, दिल्ली का काजी इसको नियुक्त कर देता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब मोहम्मद तुगलक के विषय में इसके जो काम है, ठीक है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसकी जो योजनाएं हैं, ठीक है, उन योजनाओं के वजह से जो है ये बिल्कुल से प्रसिद्ध है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं ही उसको जो है अलग बना देती है, विलक्षण व्यक्ति बना देती है। क्योंकि जैसे कि बरनी ने मोहम्मद तुगलक के लिए क्या, एक मिनट साथियों, मोहम्मद तुगलक ने बरनी के लिए क्या कहा? मोहम्मद तुगलक ने इसे विधर्मी विरोधी तत्वों का मिश्रण बताया है। जैसे पॉइंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा या लीजिए लिख ही दे रहा हूं। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी तत्वों का मिश्रण है, या इसको विभिन्न कह सकते हैं। ठीक है, विभिन्न से मतलब उसका विरोधी तत्वों का मिश्रण है और ये धरती का एक आश्चर्य है। ठीक है ना, ये ईश्वर का, यानी कि ईश्वर निर्मित ईश्वर का एक आश्चर्य है। ये बरनी बताता है, ईश्वर का आश्चर्य है। ठीक है, कौन किसके मोहम्मद तुगलक के लिए जिन जिन इतिहासकारों ने या दरबारी लोगों ने बोला है, वही प्रश्न बहुत आता है। जैसे बरनी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी तत्वों का मिश्रण है, यह ईश्वर का आश्चर्य है। इसामी क्या कहता है? इसामी कहता है कि सुल्तान जो है रक्त एवं एक मिनट, इसामी कहता है कि सुल्तान रक्त पिपासु एवं खूनी है। ठीक है, ये इसामी बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु एवं खूनी है। ठीक है, फिर एक रहते हैं एल्फिस्टन महोदय ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के कुछ अंश हैं, पागलपन के कुछ अंश हैं। ये एल्फिस्टन बोल रहे हैं। ठीक है,
एल्फिंस्टन महोदय ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के कुछ अंश है। एक इतिहासकार रहे हैं एडवर्ड टॉमस, ठीक है, ये प्रश्न बहुत आता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या किसने कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आता है, ठीक है। एडवर्ड टॉमस ने कहा है मोहम्मद तुगलक के लिए कि ये धनवानों का राजकुमार है, धनवानों का राजकुमार है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको लिखवा रहा हूं, भले भी अतिरिक्त टाइम लग जाए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 4 लोगों ने कहा है। इसके बाद फिर जब ये मरता है, यानी कि 1351 में सिंध के थट्टा में विद्रोह को दबाते हुए जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, तो किसने क्या कहा है मैं उसको पहले आपको बता दे रहा हूं, फिर इसकी योजनाओं के विषय में बताऊंगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको समस्या ना हो। जब ये 1351 में मर जाता है सिंध के थट्टा में विद्रोह को दबाते हुए, तो बदायूनी बोलता है, क्या बोलता है, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, प्रजा को राजा से। ये कौन कह रहा है, ये बदायूनी कह रहा है, ठीक है। एक जब ये इसी के लगे हाथ में बता दूं कि जब ये वारंगल का द्वितीय युद्ध जीतता है, इसके बाद फिर ये जाता है इधर बंगाल के पहले थोड़ा सा वहां पे बंगाल के नीचे वाले क्षेत्र में, तो वहां पे विजय हासिल करता है। तो वहीं पे एक राजमुंदरी का अभिलेख है, राजमुंदरी का अभिलेख है। हालांकि आज इसको कह सकते हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा ऊपर वाले क्षेत्र में है। राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खान को, जौना खान यानी कि तब तो ये जौना खान ही रहता है, जौना खान को क्या कहा गया है, जौना खान को दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान कहा गया है। किस अभिलेख में, राजमुंदरी अभिलेख में, ठीक है, दुनिया का खान कहा गया है। ये बात तो हो गई इसके समय में, ठीक है, कि किसने क्या क्या कहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बताने की कोशिश की है। आगे फिर बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल से यहीं पे खत्म हो जा रहा है। जैसे जैसे आगे कई सारे लेक्चर होते रहेंगे, 2 बार 3 बार उसको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति हुई। इसके विषय में जो लोग कहते हैं इतना क्यों कहा जाता है, इसको पता ही है क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विधर्मी तत्व, विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रांत 23 प्रांत मैंने बता दिए। इसी के समय सल्तनत काल में, इसी के समय पूरे सल्तनत काल के सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय होते हैं। इसी के समय सबसे ज्यादा विद्रोह होते हैं, सबसे ज्यादा विद्रोह होते हैं। कुल 34 की संख्या दी गई है, ठीक है। तो इस समय, इसके समय में सब ज्यादा विद्रोह होते हैं। तो मोहम्मद तुगलक के विषय में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक। अब जब ये शासक बनता है तो 1326 में ही गयासुद्दीन तुगलक की बहन का बेटा रहता है बहाउद्दीन गुरसाप, बहाउद्दीन गुरसाप, ठीक है। ये गया यानी कि इसकी बुआ का लड़का रहता है। सबसे पहले इसी का विद्रोह होता है 1326 में, और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जो है इसके जीते जी चमड़ी इसकी निकलवा ली थी, यानी कि इसकी जीते जी खाल निकलवा ली थी। तभी से इस शब्द का प्रचलन हो गया है कि तुम्हारी जीते जी हम चमड़ी निकलवा लेंगे। तो मोहम्मद तुगलक ने पहली बार इसका चमड़ी निकलवा ली थी। बाकी बाद में एक बंगाल का शासक इसका रहता है गयासुद्दीन, जो है उसकी भी वो जीते जी चमड़ी निकलवा के उसमें भूसा भरवा देता है। तो ऐसे ऐसे वो काम करता है। अब आइए देखते हैं इसकी योजनाओं के ऊपर पे, ठीक है।
आज का लेक्चर हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर फिर भी लंबा होता चला जा रहा है। क्या बताया जाए, इतना लंबा टॉपिक है कि या तो इसको 2 सेक्शन में कर लें। देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। चलिए, इसकी योजना क्या है। पहली योजना होती है दोआब में कर वृद्धि। इसकी योजनाएं लाइन से पूछी जाती हैं, ठीक है। ये 1326 से 27 के बीच में ही होती हैं। ये कोई इसका ये जो योजना है इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं 1333-34 तक भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुरुआत हो जा रही यहीं से 1326 एंड के बाद 1327 से ये योजना, और इसका विद्रोह लगातार चलता रहता है, ठीक है। ये पहली योजना हो गई, ठीक। फिर इसकी दूसरी योजना कौन सी है, मोहम्मद बिन तुगलक की मैं कह रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन, ठीक है ना। ये 1325 से 1326 कर दीजिए, ये 1333-34 तक चलती रहती है, ठीक। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 के बीच में है। फिर तीसरी योजना इसकी क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी 1330 के इर्द गिर्द की बात है, 1329-30 की इर्द गिर्द की बात है। फिर चौथी योजना कौन सी है, खुरासान के अभियान की योजना है। खुरासान के अभियान की योजना है, ये 1333-34 की बात है। फिर है पांचवी कराचिल का अभियान। कराचिल का बहुत सारे इतिहासकारों ने इस कराचिल की जो जोड़ा है कराचिल को, ये हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा का पर्वतीय प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा का पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पे कराचिल नामक स्थान से जोड़ा है। कांगड़ा का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसी को बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। ये कराचिल वही कराचिल है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, ठीक है। तो इसका 1337 से 1329 ये रही मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं क्रम से। इसकी योजनाएं ही विशेष हैं क्योंकि ये योजनाओं के ही आधार पे इसको पागल, विधर्मी, विरोधी तत्वों का मिश्रण, ना जाने क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ठीक। अब वैसे हमें लगता नहीं कि आज पूरा का पूरा हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मोहम्मद तुगलक का काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि एक जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें फिर से मोहम्मद तुगलक के साथ में फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे फिर बहुत भागा दौड़ी वाला कार्यक्रम हो जाएगा। सबसे पहले ये दोआब में कर वृद्धि करता है, ठीक है। दोआब में कर वृद्धि के पीछे बरनी आदि जो लोगों ने बताया है कि ये एक ऐसी योजना है, ये सब सुल्तान की निजी योजनाएं हैं, निजी योजनाएं हैं और निजी विचार हैं, ठीक है। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही है कि वो खेती को इस तरह से बढ़ावा देना चाहता है कि खेती जैसे कि एक प्रकार से सब जगह खेती हो जाए, यानी कि जो क्षेत्र छूट रहे हैं, मान लीजिए इतना पूरा एरिया है तो मान लीजिए यहाँ तक खेती हो रहा है, ये पूरा एरिया छूट गया है फिर हो रहा है, तो वो इस तरह से दोआब में कर वृद्धि करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग किसानी कर सकें। और वो कहते हैं ना कि उसकी योजनाओं के विषय में अब क्या बताया जाए, जैसे बर्नी ने कहा इसकी जो योजनाएं हैं वो किसी न किसी इतिहासकार या जो समय के दरबारी इसके इतिहासकार हैं उन्हीं के आधार पे ही विश्लेषण होता है। आप इसकी योजनाओं का व्यक्तिगत विश्लेषण कभी कर ही नहीं सकते। न जाने आज तक के कितने इतिहासकार हैं जो विश्लेषण करते भी हैं तो उन्हीं दरबारी इतिहासकारों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा
सुल्तान है, जिसके विषय में ना जाने उस समय के कितने लोगों ने, इतिहासकारों ने बात बताई है, अपने अपने तरीके दिए। जैसे बरनी ये बताता है कि राजकोष खाली हो चुका है, राजकोष खाली हो चुका है, क्योंकि बरनी इसके शासन के इसके समय में 14 से 17 वर्षों के बीच में रहता है, वो बहुत चीजों को देखा रहता है। तो बरनी की बातों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग है जो बरनी की बातों पे विश्वास करता है। लेकिन बरनी की बहुत सारी बातें झूठी भी हैं कि फिर वो बाद में व्यक्तिगत तौर पे सुल्तान से दुश्मनी भी करता है और ना जाने क्या क्या बातें वो बरनी ने बताया है सुल्तान के खिलाफ। ठीक है, तो अब अगर बरनी की ही बात को लिया जाए तो राजकोष खाली हो चुका है। क्यों खाली हो चुका है? क्योंकि सुल्तान ने क्या कर दिया है, उपहार में इतना दिया लोगों को, उपहार इतना दिया कि राजकोष खाली हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो इस बात को बताते हैं कि 1327-27 का समय है जब तर्मासरीन का शासक जो रहता है, तर्मासरीन का शासक रहता है, और तर्मासरीन का मतलब कि मंगोलों का शासक। ठीक है ना, तर्मासरीन मंगोल शासक रहता है, सॉरी, तर्मासरीन मंगोल शासक रहता है ट्रांसआक्सियाना का, ट्रांसआक्सियाना का मंगोल शासक रहता है। ऐसा कुछ इतिहासकार और कुछ लोगों ने बताया है कि मंगोल शासक तर्मासरीन का आक्रमण होता है 1326 एंड में और 1327 में, उसके बीच में, और इस तर्मासरीन को सुल्तान ने बहुत सारा धन दे दिया है। ठीक है, क्योंकि विद्रोह न कर पाए मंगोल, इस वजह से इनको पैसे उसे देके वापस भेज दिया। ट्रांसआक्सियाना के मंगोल शासक रहते हैं तर्मासरीन। ठीक है, यही तर्मासरीन और मिस्र के सुल्तान, ठीक है, के साथ गठजोड़ बना के तीनों लोग खुरासान अभियान की बात करते हैं। खुरासान जो योजना मोहम्मद तुगलक बनाता है, वो बेसिकली जो ट्रांसआक्सियाना का जो इनका मैंने अभी नाम लिया मंगोल शासक तर्मासरीन रहते हैं, एक वो रहते हैं, एक मिस्र के सुल्तान रहते हैं, जो त्रिमैत्री संगठन होता है जो है, तो वो तीनों लोग खुरासान में कहते हैं कि नहीं, हम चल के वहां पे जो शासक है वो कमजोर हो चुका है, उसको हटा के गद्दी ले लिया जाएगा, बाद में क्षेत्रों को आपस में बांट लिया जाएगी। ये योजना खुरासान के लिए बनती है, कुछ ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ठीक, तो ये दोआब में कर वृद्धि क्यों हो रही है? बरनी के अनुसार राजकोष खाली हो चुका है। क्यों खाली हो चुका है? क्योंकि सुल्तान ने अनायास बहुत सारे उपहार दे दिए हैं, बांट दिए हैं। कुछ लोगों ने इसको तर्मासरीन से जोड़ दिया है। अब कुल मिला के मान लीजिए कि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये कहा है कि राजकोष खाली हो चुका है, राजकोष में वृद्धि करना चाहते थे सुल्तान, इसी वजह से इन्होंने दोआब में भारी वृद्धि कर दी। ठीक है, कर में वृद्धि कर दी। अब जैसे ये दोआब में कर वृद्धि कर देते हैं, तो अब बाई चांस उसी समय अकाल, भीषण अकाल पड़ जाता है। दोआब मतलब समझ रहे हैं, गंगा यमुना का जो पूरा क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि इधर जहां से गंगा आती है, मान लीजिए कन्नौज से जब आप गंगा, कन्नौज से और इधर मेरठ के आगे से जब आप और इधर पूरा बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि जैसे अगर आपका भारत का नक्शा ये है, ठीक है, मैं मोटा मोटा जल्दी से बना दे रहा हूं, मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो गंगा यमुना का दोआब ये यहाँ पे आके प्रयागराज में मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है पूरा, ये जो गंगा यमुना का दोआब है, और दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, तो इस वजह से गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में इन्होंने कर बढ़ा दिया, और बहुत सारी खेती और के क्षेत्र भी इन्होंने बनवा दिए। लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि जैसे इन्होंने दोआब में कर बढ़ा दिया, गंगा यमुना के दोआब में, वहां पे भीषण अकाल पड़ गया और लोगों में त्राहिमाम मच गई। लोग, यानी कि जो आम जनता थी, वो बिल्कुल से किस पे आ गई? इतना भीषण अकाल था, भूखमरी पे आ गई। और जब भूखमरी पे आ गई तो उसने क्या किया? सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जबरदस्त। ठीक है,
यानी कि विद्रोह कर दिया। अब आप देखते जाइएगा, एक दोआब में कर वृद्धि से इसकी दूसरी तीसरी योजनाएं कैसे असफल होती जाएंगी। ठीक है, आप बस लिंक करते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। दोआब में जबरदस्त विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इतना विद्रोह होता है, इतना विद्रोह होता है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं, जैसे इब्न बतूता ही बताता है कि सुल्तान को दोआब के लोग गाली भरी चिट्ठियां भेजते थे, ऐसे खतरनाक खतरनाक यानी कि लेटर भेजते थे कि सुल्तान बिल्कुल क्रोधित हो गया था और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको क्या दंड देना चाहता था। ठीक है, ये तो स्थिति हुई। ये दोआब का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं सुल्तान को इस तरह से चिट्ठियां भेजते हैं या संदेश भेजते हैं। यही बात बरनी भी बताता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ में। इब्न बतूता इस बात को स्पष्ट कहता है। ठीक है, विद्रोह हो गया। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि इसको दबाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अकाल इतना भीषण पड़ा था, लोगों के पास टैक्स देने की यानी कि कर देने की कोई भी स्थिति नहीं रह गई थी। लोग बिल्कुल से खाने खाने दाने दाने के मोहताज हो गए। ऐसा इतिहासकार उस समय के बताते हैं, जो दरबार इतिहासकार रहते हैं। ठीक है, इसी समय में कुछ समय में आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 में। ठीक, राजधानी परिवर्तन होता है। राजधानी कहां जा रही है, कहते नहीं है दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद। ये दौलताबाद देवगिरी ही है, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया है। अब राजधानी क्यों जा रही है दिल्ली से दौलताबाद, जबकि एक योजना असफल हो गई है। ठीक है, तो फिर बरनी या अन्य इतिहासकार अपने अपनी तरीके से बताने की कोशिश की। जैसे बरनी ये बताता है कि दिल्ली से दिल्ली क्या है कि साम्राज्य के उत्तरी भाग में है। ठीक है, दौलताबाद क्या है, देवगिरी क्या क्या है कि साम्राज्य के मध्य भाग में है। ठीक है, शासन को सही से चलाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने जो है ये निर्णय लिया, ये उनका अपना निजी विचार रहता है। उन्होंने अचानक से निर्णय लिया कि नहीं, दौलताबाद से शासन करेंगे तो इतने बड़े साम्राज्य को सही से शासित कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य है कि हम सिर्फ एक ऊपर बैठ के दक्षिण के क्षेत्रों पे शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि दक्षिण भारत के राज्य विलय होने शुरू हो गए हैं। ठीक, तो इस वजह से बरनी ये कहता है कि ये केंद्र के मध्य में है, यानी साम्राज्य के मध्य में है, इस वजह से दौलताबाद आना चाह रहे हैं। ठीक, बाकी जो दूसरे इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वही बात जो अभी मैंने बताया कि दोआब में जो कर वृद्धि हुई है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं, ठीक है, और गाली वाली चिट्ठी भेजी है और अपशब्द वाली चिट्ठी भेजी है, ठीक है ना, तो सुल्तान क्रोधित हो गया है और दिल्ली को बिल्कुल से खाली कर देना चाहता है। यहां तक कि बरनी ये बताता है कि दिल्ली में बिल्ली और कुत्ता भी नहीं बचा, उनको भी लेके जाया गया। इसामी उसामी उसको कहते हैं कि दिल्ली बिल्कुल कब्रिस्तान के जैसे हो गया था, बिल्कुल से। तो इस तरह से जैसे बताया गया है। ठीक, मेन बात वही कि जैसे लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था, इसी वजह से वो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया और सभी लोगों को, एक एक नागरिकों को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करवाया। लेकिन दूसरी बात फिर आगे इसी में आती है कि लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है ना, लोगों को तकलीफ ना हो, इसी वजह से उसने दिल्ली से दौलताबाद का पूरा मार्ग निर्माण करवाया, दिल्ली से देवगिरी तक का यानी दौलताबाद तक का पूरा मार्ग निर्माण करवाया। ठीक है, जगह जगह खाने के प्रबंध किए, तालाब खुदवाए, सराय बनवाई लोगों के रहने के लिए। ठीक है, यानी जितनी सुख सुविधा हो सकती है मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद के राजधानी स्थानांतरित करने में लगने वाले समय और उनके लोगों को समस्या ना हो, उनकी तकलीफ को इस तरह से दूर किया जाए, ये काम किया।
तो ये विरोधी बातें होती हैं कि अगर वो दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी अपनी जनता के लिए इतना काम क्यों करता? कभी नहीं करता। ये विरोधी चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है वो भगवान जाने। लेकिन जैसा जो इतिहासकार हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर ही जानता है कि बलबन वो उसके मन में क्या चलता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों ने ये बताया है ना, जैसे एक ब्राउन करके इतिहासकार है, उन्होंने ये बताया कि वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए, खास करके पंजाब बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, तो मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली सल्तनत को, वो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके जाता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। ठीक है, तो ये जो है ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे इसको रोक दिया जाता है। ना जाने कितने लोग, ना जाने कितने इतिहासकार अपने अपने तरीके से इसको बताते हैं। ठीक है, इसी में दूसरी बात, अगर वो दिल्ली के लोगों को दंड देना चाहता था, खास करके दोआब में कर वृद्धि जो हुई थी, ठीक है, अगर दोआब में कर वृद्धि हुई थी, वो दुर्भाग्य की बात है कि उसी समय अकाल आ गया और भीषण अकाल गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया। अगर वो लोगों से बदला लेना चाहता है, जैसा कि न जाने कितने इतिहासकारों ने कहा है, तो फिर वो पहली बार जो है कृषि विभाग की स्थापना कर रहा है। सल्तनत काल में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना हो रही है। कृषि विभाग की स्थापना दीवाने अमीर को ही ये पहली बार सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना हो रही। कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है। अगर वो दोआब में लोगों को या दिल्ली के लोगों से, इतना आसपास के लोगों से नाराज होता तो वो ऐसा क्यों करता? दूसरी बात, इतिहासकारों का जो दूसरा पक्ष है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले वाले जो इसके विरोधी हैं उनको काटने की कोशिश की है। मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि इसकी जो योजनाएं हैं तुगलक की, यही है, पक्ष और विपक्ष। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या बताया है, अगर इतना ही अगर सुल्तान को तकलीफ होती तो वो तकावी, पहली बार तकावी यानी कि किसानों को ऋण दे रहा है, किसानों को ऋण देने के लिए तकावी शब्द है, किसानों को ऋण, जिसको सोनधर भी बोला जाता है, सोनधर, प्रथम बार ये शुरू कर रहा है। यानी कि किसानों को जो नुकसान हुआ है दोआब में, जो अकाल से लोग भूखों से मर रहे हैं, खास करके ऐसे किसान जिनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, उनके लिए वो दिल्ली से पहली बार किसानों को ऋण दे रहा है। ये प्रकार से क्या है? ये प्रकार से आप कह सकते हैं कि सब्सिडी है। कई इतिहासकारों ने सब्सिडी के रूप में, क्योंकि किसानों को ऋण देते हैं, बाद में मिल नहीं पाता है, फिर सुल्तान भी कुछ रियायतों के साथ में कुछ ही ऋण लेता है, यानी कि वापसी लेता है, बाकी जाने देता है। तो एक प्रकार से ये सब्सिडी भी दे रहा है, किसानों को ऋण भी दे रहा है, जो लोग वहां के परेशान हैं। अगर मोहम्मद तुगलक इतना खतरनाक है, इतना दंड देना चाहता है ना, तो वो तकावी या सोनधर क्यों करेगा, व्यवस्था करेगा, या किसानों को ऋण क्यों देगा? ये दूसरा पक्ष है। ठीक है, पहले पक्ष में वो राजस्व खाली हो चुका है, इसलिए वो दोआब में कर वृद्धि करता है। पहले 1/10 से 1/20 रहती थी, ठीक है, बाद में वो 1/2 कर देता है, यानी कि 50% लेने लगता है। इससे वहां विद्रोह हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ इसकी दो योजनाओं को कह सकते हैं कि जोड़ के देखने में। दोआब में कर वृद्धि, उसकी वजह से जो गाली गलौज उसको मिला, जो दिल्ली के लोग परेशान हुए, उसको भेजते हैं राजधानी, इस वजह से वो लेके गया। अगर लेके गया तो सल्तनत के केंद्र में थी, मंगोलों से आक्रमण की रक्षा के लिए लेके गया, इस पे ज्यादा विश्वास माना जा सकता है। ठीक है, तो साथियों मुझे यह ऐसा लगता है कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर 1.5-2 घंटे का, तो आज तक हम यहीं पे देखते हैं। इसकी दो योजनाओं को हमने देखा है, फिर कल हम दूसरा इसका पार्ट देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के साथ में, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,
और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा मोहम्मद तुगलक। ठीक साथियों, धन्यवाद।